का स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.75 लाख करोड़ का कराया गृह प्रवेश। कहा इस बार की दीपावली कुछ और ही होगी। कारोबारी सिंघम गिरफ्तार, जीएसटी चोरी पर राजधानी में बड़ी कार्रवाई। 5 अक्टूबर तक टली जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। रिजर्व बैंक ने जुलाई में शुद्ध रूप से 15.97 अरब डॉलर की लिवाली की। एचपी गैस एजेंसी बर्खास्त, सामने आई ये बड़ी वजह। एसबीआई के इस ऑफर के तहत खरीदें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मिलेगा कैशबैक। भारत में बन गई कोरोना की दवाई, जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण सफल। लौट आया अरुणाचल से लापता हुए युवक। 12वें दिन अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीनी सेना ने भारत को सौंपा। एलपीजी सिलेंडर लेने से पहले करें उसकी जांच, इंडियन ऑयल ने शुरू किया अभियान। यूपी योगी सरकार 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले पुलिसकर्मियों को करेंगे जबरन रिटायर। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी में 1.75 लाख घरों का कराया गृह प्रवेश। कहा इस बार की दीपावली कुछ और ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 1.75 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने सबसे पहले पक्का घर पाने वालों के कुछ लाभार्थियों से बात की। इसके बाद मोदी ने अपने संबोधन में कहा, अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, इस बार आप सभी की दीपावली, आप सभी के त्योहारों की खुशियाँ कुछ और ही होंगी। कोरोना काल नहीं होता तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में मैं शामिल होने के लिए आपके घर का एक सदस्य, आपका प्रधान सेवक आपके बीच होता। पीएम मोदी ने कहा, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से लौटे हमारे श्रमिक साथियों का, उन्होंने बताया। पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में करीब 23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा, पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार लोगों के पास जा रही है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। चयन से लेकर निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। घर के डिजाइन भी स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक तैयार और स्वीकार किए जा रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ हर चरण की पूरी मॉनिटरिंग के साथ लाभार्थी खुद अपना घर बनाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कारोबारी सिंघल गिरफ्तार, जीएसटी चोरी पर राजधानी में बड़ी कार्रवाई। राजधानी के मैग्नेटो मॉल स्थित मेसर्स अधिराज सीमेंट कारोबारी शुभम सिंघल के दफ्तर में केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की टीम ने दबिश दी है। जीएसटी की टीम को तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। जांच में मेसर्स अधिराज सीमेंट ने कई फर्जी कंपनियों द्वारा जारी बोगस बिलों के आधार पर करीब 12.53 करोड़ का गलत इनपुट टैक्स लेना पाया गया है। जब्त किए गए कागजात और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है। आगे की जांच में जीएसटी अपवंचन और अधिक हो सकती है। टैक्स चोरी की खुलासे के बाद कारोबारी शुभम सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी की टीम ने शुरुआती जांच में कि मेसर्स अधिराज सीमेंट ने
फर्जी फर्म मेसर्स यूनाइटेड इस्पात रायपुर द्वारा जारी 82.10 करोड़ के बोगस बिलों पर 12.53 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना दर्शाया है और उसे अपनी जीएसटी अदायगी के लिए गलत उपयोग किया। मेसर्स यूनाइटेड इस्पात रायपुर एक फर्जी कंपनी है जिसके नाम का उपयोग केवल बोनस बिलों को जारी करने के लिए किया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि शुभम सिंघल पार्टनर मेसर्स अधिराज सीमेंट्स के द्वारा जानबूझकर बोगस बिलों का उपयोग गलत रूप से किया गया। जीएसटी अधिकारियों ने पाया कि शुभम सिंघल के द्वारा बोनस बिलों का उपयोग जीएसटी की धारा 132 के तहत दंडनीय है। शुभम सिंघल के खिलाफ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 69(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 5 अक्टूबर तक टली जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जीएसटी परिषद की बैठक 5 अक्टूबर तक टल गई है। पहले यह बैठक 19 सितंबर को होनी थी। इस संदर्भ में सूत्रों ने बताया कि परिषद की 42वीं बैठक को टाल दिया गया है क्योंकि इस दौरान संसद का सत्र चल रहा होगा। केंद्र ने पिछले महीने फैसला किया था कि जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक 19 सितंबर को होगी। उस समय तक संसद के मानसून सत्र पर फैसला नहीं हुआ था। जीएसटी परिषद की 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी संग्रहण में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी के वित्त पोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। केंद्र की गणना के अनुसार इसमें से 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी के क्रियान्वयन से जुड़ी है। शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए की कमी राज्यों के राजस्व पर कोविड-19 के प्रभाव की वजह से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ने जुलाई में शुद्ध रूप से 15.97 अरब डॉलर की लिवाली की। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई में डॉलर का शुद्ध लिवाल रहा है। केंद्रीय बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार जुलाई में इसने हाजिर बाजार से शुद्ध रूप से 15.97 अरब डॉलर खरीदे। आंकड़ों के अनुसार जुलाई में केंद्रीय बैंक ने 16.90 अरब डॉलर की खरीद की। इस दौरान उसने 93 करोड़ डॉलर की बिकवाली की। पिछले साल समान महीने यानी जुलाई 2019 में रिजर्व बैंक डॉलर का शुद्ध बिकवाल रहा था। उस समय रिजर्व बैंक ने 1.59 अरब डॉलर की खरीद की थी जबकि 1.68 अरब डॉलर बेचे थे। इस साल जून में रिजर्व बैंक ने शुद्ध रूप से 9.81 अरब डॉलर की खरीद की। मई में भी उसने 4.36 अरब डॉलर की खरीद की। अप्रैल में उसने 1.14 अरब डॉलर की बिकवाली की। बीते वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय बैंक ने 45.09 अरब डॉलर की शुद्ध लिवाली की थी। उसने 72.20 अरब डॉलर की खरीद की थी जबकि हाजिर बाजार में 27.10 अरब डॉलर की बिकवाली की थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एचपी गैस एजेंसी बर्खास्त, सामने आई ये बड़ी वजह। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने लगातार मिल रही खामियों के चलते शामली की मंडी स्थित गैस एजेंसी को बर्खास्त कर दिया है। गैस एजेंसी से करीब 6,000 उपभोक्ता जुड़े थे जिन्हें तेल कंपनी ने झिंझाना और एलम की एचपी एजेंसी से संबद्ध कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सेल्स अफसर विपिन आनंद ने बताया कि कंपनी के अनुसार प्रत्येक गैस एजेंसी का हर 3 महीने में ऑडिट किया जाता है। इस निरीक्षण में यदि खामियां सामने आती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाती है। यदि 3 साल के भीतर किसी एजेंसी में 4 बार खामी मिले तो उस एजेंसी को बर्खास्त कर दिया जाता है। शामली मंडी स्थित सहकारी क्रय विक्रय समिति द्वारा संचालित एचपी की गैस एजेंसी पर जांच की गई। एजेंसी पर उज्ज्वला योजना के कई फार्मों में कमियां, कंपनी के उपकरण में कमी व जन शिकायतों के
निस्तारण में लापरवाही सहित कई खामियां नजर आई। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर 3 बार जुर्माने की भी कार्रवाई की गई। चौथी बार ऑडिट में लापरवाही सामने आने पर कंपनी ने नियमों का पालन करते हुए गैस एजेंसी को बर्खास्त कर दिया। मंडी स्थित एचपी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी से कुछ विवाद है। उन्हें केवल इतना पता है कि अभी एजेंसी की सप्लाई दूसरी एजेंसी से संबंध की गई है। एजेंसी बर्खास्त करने के बारे में उन्हें नहीं पता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसबीआई के इस ऑफर के तहत खरीदें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलेगा कैशबैक। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे ऑफर का इंतजार कर रहे हैं तो भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। एसबीआई के ऑफर के मुताबिक अगर आप एसबीआई योनो के जरिए अमेजन से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 5% तक कैशबैक मिल सकता है। एसबीआई और अमेजन के ऑफर के तहत अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पहली बार खरीद रहे हैं तो आपको 5% तक कैशबैक के साथ ही 200 रुपये तक का एक्स्ट्रा कैशबैक मिल सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दी जा रही इस ऑफर के तहत खरीदारी करने के लिए सबसे पहले आपको एसबीआई योनो पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको बेस्ट ऑफर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अमेजन का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑफर मिल जाएगा और आप ऑफर के तहत शॉपिंग कर सकेंगे। सबसे पहले आप एसबीआई योनो पर लॉगिन करने अमेजन के विकल्प को चुनें। इसके बाद आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है उसे सेलेक्ट करें और अपने कार्ड में रखें। इसके बाद आप प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एसबीआई के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एसबीआई नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें। भारतीय स्टेट बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि इस ऑफर के तहत खरीदारी करने पर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर, सेल या सर्विस को लेकर किसी तरह की शिकायत होती है तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए पूरी तरह से वो मर्चेंट जिम्मेदार होगा जिसने प्रोडक्ट बेचा है। अमेजन के जरिए आप अपने घर का गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 50 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। ये ऑफर इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम तीनों कंपनियों के गैस सिलेंडर बुक करने पर मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारत में बन गई कोरोना की दवा, जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण सफल। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग करने में जुटी है। कंपनी ने हाल ही में कुछ वैक्सीन का कुछ जानवरों पर परीक्षण किया है जिसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। जी हां, भारत बायोटेक की कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन की टेस्टिंग कुछ बंदरों पर की गई जिसके अच्छे रिजल्ट से आशा की एक किरण जगी है। कंपनी ने 20 बंदरों को 4 अलग अलग समूहों में बांटा। हर समूह में 5 बंदर थे जिन्हें कोरोना का टीका लगाया गया। बंदरों के 3 समूहों को 0 से 14 दिन तक 3 अलग अलग वैक्सीन दी गई। विशेषज्ञों द्वारा दी गई वैक्सीन के 7 दिन बाद बंदरों के नाक, गले, फेफड़ों और फेफड़ों के पास की जगह से में वायरस दूर होता गया। बंदरों के एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया जबकि बाकी 3 समूहों को 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन पहले और 14 दिन के बाद दी गई। दूसरी डोज देने के बाद सभी बंदरों को SARS-CoV-2 से एक्सपोज कराया गया। कंपनी के मुताबिक जिन 3 समूहों के बंदरों को वैक्सीन दी गई थी उनमें निमोनिया के कोई लक्षण नहीं दिखे जबकि जिन ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी गई थी उनमें निमोनिया के लक्षण पाए गए। कंपनी के अनुसार बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूनिसिटी यानी प्रतिरक्षाजनकता का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। मालूम हो कि कोवैक्सीन को इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी और बायोटेक ने मिलकर बनाया है। बायोटेक ने 29 जून को ऐलान किया था कि उसने वैक्सीन तैयार कर दी है।
इसके बाद से कंपनी लगातार इसका परीक्षण कर रही है। अगली बड़ी खबर लौट आए अरुणाचल से लापता हुए युवक। 12वें दिन अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीनी सेना ने भारत को सौंपा। 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 भारतीय नागरिक सेना ने भारतीय सेना को सौंप दिया। उनकी 12वें दिन वापसी हुई। सेना ने बताया कि हैंडओवर की यह कार्रवाई कीबीथू सीमा में हुई। करीब 1 घंटे तक कागजी कार्रवाई चली। अब उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें उनके परिवार को सौंपा जाएगा। ये 5 युवक 1 सितंबर को लापता हुए थे। इसके बाद उनकी तलाश जारी रही। 6 सितंबर को भारतीय सेना ने हॉटलाइन के जरिए संपर्क किया और इसके बारे में जानकारी मांगी। 8 सितंबर को हॉटलाइन पर ही चीन ने इन युवकों को अपनी सीमा में होने की पुष्टि की। फिर भारत में चीन से डिप्लोमेटिक और सेना के जरिए इन युवकों को वापसी की कोशिश शुरू कर दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर लेने से पहले करें इसकी जांच। इंडियन ऑयल ने शुरू की अभियान। रसोई गैस एलपीजी का रिफिल सिलेंडर लेने से पहले उसके वजन और रिसाव की जांच के अपने अधिकारों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए इंडियन ऑयल ने दिल्ली में एक अभियान शुरू किया है। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक और दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख श्याम बोहरा ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ऑडियो विजुअल प्रणाली के साथ डिजिटल स्कैनिंग वाले वैन को हरी झंडी दिखाई, जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों को यह बताएगी कि सिलेंडर लेते समय उनके क्या अधिकार हैं। एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी। वैन के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारी, वितरक और वितरक कर्मी होंगे, जो ग्राहकों को पंपलेट भी देंगे। बोहरा ने जोर दिया कि डिलीवरी से पहले रिसाव के लिए सिलेंडर की जांच से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने एलपीजी डिलीवरी कर्मियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने इस कठिन समय के दौरान सभी कोविड मानकों का पालन करते हुए पूरे शहर में सिलेंडर की निवार्थ आपूर्ति सुनिश्चित की है। सिलेंडर की डिलीवरी से पहले ग्राहक के निवास पर एलपीजी डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सिलेंडर की गुणवत्ता और मात्रा प्रदर्शित करता है। एलपीजी वितरक कर्मी सिलेंडर का वजन डिजिटल वजन पैमाने पर दिखाता है और साथ ही ग्राहक की अनुमति से सील खोलने के बाद उसके सामने रिसाव के लिए सिलेंडर का परीक्षण करता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले पुलिसकर्मी को जबरन करेगी रिटायर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्ट पुलिस वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई शुरू की है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नाकारा पुलिस वालों की सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है कि पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराई जाने की निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रेंज के पुलिसकर्मियों की होगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग आधार। योगी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। उन पुलिस वालों की छटनी की जाएगी जो 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले पुलिसकर्मियों को कामकाजी की समीक्षा करने जा रही है। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। ऐसे कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सूची तैयार करने को भी कहा गया था। जानकारी के मुताबिक ऐसे 30 अफसरों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, 8 अनुभाग अधिकारी, 3 अनुसचिव और 2 उप सचिव शामिल हैं। इन सब के खिलाफ पूर्व में हुई जांच कार्रवाई और उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है ताकि उन्हें सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार मौजूद रहें।
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ IT अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।